स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट दरबार पे जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक एग्जाम में आता रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे दिखाई देने जा रहा है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो जो संकल्प परियोजना होती है किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो जो संकल्प परियोजना होती है एड्स या HIV के उन्मूलन से संबंधित है। जो संकल्प परियोजना होती है किसके उन्मूलन से संबंधित होती है? एड्स या HIV के उन्मूलन से संबंधित होती है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? जो लोहे की सुई होती है लोहे की सुई पानी के सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो यहाँ पे पूरा व्याख्या सहित आपको इसके बारे में बताया गया है। आप इसको पढ़ करके कई प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पे पानी के पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी के सतह पर तैरती रहती है। तो पृष्ठ तनाव के कारण, आंसर इतना भी हो सकता है, पृष्ठ तनाव के कारण, जो पानी के पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी के सतह पर तैरती रहती है। क्योंकि जब पानी के ऊपरी सतह के अणुओं के समंजन बल के कारण उत्पन्न होने वाला पृष्ठ तनाव सुई के गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित कर देता है। सुई के गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित कर देता है। तब लोहे की सुई पानी में डूबती नहीं है बल्कि तैरती रहती है। ठीक, तैरती रहती है। अगला जो क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम रहता है, कम करता है। तो इसका उत्तर एक बार और प्रश्न देखिएगा। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। अब उसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर देखिएगा, आंसर मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः इसलिए हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह शरीर के लिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर कम करता है, साथ ही हानिकारक LDL का स्तर बढ़ाता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? एक और है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो विद्युत का चालक क्या होता है? चांदी होता है। चालक सुचालक और कुचालक। सुचालक मतलब ये होता है जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह हो सके, सुचालक। और मतलब ये होता है जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो सके। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, सूखी लकड़ी हो जाएगा, पेन हो जाएगा, या जो सूखी वस्तुएं रहेगा उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, तो जिसमें प्रवाह होगा वह सुचालक हो जाएगा, जिसमें प्रवाह नहीं होगा वह कुचालक हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अतः उल्लेखनीय है कि जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता जितनी कम होती है वह पदार्थ उतना ही अधिक विद्युत का चालक होता है। अर्थात प्रतिरोधकता जितनी कम होगी वह पदार्थ उतना ही अधिक विद्युत का चालक होता है। ठीक, अब यहीं पे प्रतिरोधकता अधिक होगी तो वह क्या हो जाएगा? विद्युत का कुचालक होगा। और जब प्रतिरोधकता कम होगी तो विद्युत का वह चालक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तब क्या होगा? तो उसका रीजन आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दोबारा बता रहे हैं। विश्व के सारे कार्यकलाप ठप पड़ जाएगा। कब? क्योंकि जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लुप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। मनुष्य अपना दैनिक कार्यकलाप भी नहीं कर पाएगा। लोग करीब करीब उत्प्लावन की स्थिति में नजर आएंगे और पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल उन्हें दूर फेंक देगा। अतः वस्तुएं भारहीन हो जाएंगे। वस्तुएं भारहीन हो जाएंगी, तो ये है इसका कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस किक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? साइंटिस्ट हैं जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिसी किक का संबंध किससे है? तो जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिसी किक का संबंध DNA की संरचना की खोज से है। किसका? DNA की संरचना की खोज से है। दोनों लोग का, जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिसी किक का संबंध DNA की संरचना की खोज से है। दोनों वैज्ञानिकों का जो संबंध क्या है? DNA की संरचना की खोज से है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
खट्टे दूध के उत्पादों में कौन कौन सा अम्ल होता है। कह रहा है कि खट्टे दूध के उत्पादों में कौन कौन सा अम्ल होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। खट्टे दूध के उत्पादन में कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा जाए। तो कई इसका पूरा अच्छे से एग्जाम्पल दिया गया है कि किससे कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। तो इसको पूरा आप ध्यान से देखिएगा और रख लीजिएगा। तो कह रहा है खट्टे दूध के उत्पादन में कौन कौन सा अम्ल होता है। तो अब देखिए, खट्टे दूध के उत्पादन में यहाँ पे लैक्टिक अम्ल होता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध के उत्पादन में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। जो हम लोग के घरों में सिरका बनता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यहीं पे ब्यूटायरिक अम्ल किस में पाया जाता है, मक्खन में। जो तब ब्यूटायरिक अम्ल होता है यहाँ पे मक्खन में पाया जाता है। यहीं पे टर्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। टर्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। तो ये आप यहाँ पे ब्यूटायरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और टर्टरिक अम्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। हीरे का क्रांतिक कोण बहुत कम होता है। कह रहा है कि कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो हीरे का क्रांतिक कोण बहुत कम होता है और हीरे को इस प्रकार काट कर बनाया जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण हीरे पर प्रवेश करे तो उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। अतः प्रकाश का पुनः परावर्तन होता है जिससे हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो एक बार और देख लीजिएगा, एक कटा हुआ हीरा कोण बहुत कम होता है इसलिए हीरे का कटा हुआ भाग चमकता है। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन पूरा व्याख्या रूप दे करके आपको समझाया गया है। हीरे का क्रांतिक कोण बहुत कम होता है और हीरे को इस प्रकार काट कर बनाया जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण हीरे पर प्रवेश करे तो उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। अतः प्रकाश का पुनः परावर्तन होता है जिससे हीरे का चमकदार दिखाई देता है, जिससे हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। अब ओजोन परत होता है, आपको मालूम है कि वायुमंडल कैसे उसको डिवाइड करेंगे तो मध्यमंडल के ऊपर 2 होता है, मध्यमंडल के नीचे दो होता है। समतापमंडल वायुमंडल के इस भाग में लगभग समान ताप बना रहता है। इस भाग को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाला भाग और उसके ऊपर 48 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाला भाग। 132 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले भाग को समतापमंडल कहा जाता है। अब यहाँ समतापमंडल कहा जाता है। अब ओजोन मंडल किसे कहा जाता है ये भी देख लीजिएगा। 48 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले भाग को ओजोन मंडल कहा जाता है। यह समतापमंडल की ऊपरी परत होती है। समतापमंडल के ऊपरी वाली परत को हम ओजोन मंडल कहते हैं। ठीक, ऐसे भी कहा जा सकता है। ऊपर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक क्या है। और रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक क्या है। तो रक्त कैंसर बीमारी के रोकथाम के लिए रेडियो समस्थानिक फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है, फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 4 विकल्प आप में दिए गए हैं। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगमक कहते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन कर दिए हो। हाँ, अम्ल लवण होगा। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्ल लवण कहते हैं। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्ल लवण कहते हैं। तो यहाँ पे जस्ता तांबा को, तांबा टीन को, पारा जस्ता को, पारा। यहाँ पे टोडरमल संबंधित थे। टोडरमल किससे संबंधित थे, कानून से, साहित्य से, संगीत से। यहाँ पे मालगुजारी सुधारों से जो टोडरमल संबंधित थे, यहाँ पे मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभावी था। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 4 है, आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पे जाएगा पौत वाध्यक्ष। जो पौत वाध्यक्ष है वह मौर्य
युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था। जो तौल माप से संबंधित जो भी कार्य होते थे उसको पौतवाध्यक्ष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो यह भोगवा नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए, नर्मदा, माही, भीमा, ये भोगवा नदी पर स्थित है। जो हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, यह भोगवा नदी पर स्थित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, अब ये कह रहे हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक आत्मकथा। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है 16 पे चलिएगा। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयु विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिरत थे, तो उनका क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसको खगोल शास्त्र, गणित, आयु विज्ञान के सभी विधाओं में वह पारंगत थे। उनका मोहम्मद बिन तुगलक नाम था। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं 17। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए राजराजेश्वर मंदिर जो तंजावुर में है, वह ये क्या है? यह शैलकृत स्थापत्य का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया। तटीय मंदिर, यहाँ पे तटीय मंदिर मामल्लापुरम, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, कैलाश मंदिर एलोरा और जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो ये आपका बी सही हो जाएगा, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर पे चल रहे हैं। चित्रकला की मुगल शैली को प्रारंभ किया गया था। चित्रकला की मुगल शैली ऐसे भी कह सकते, कब प्रारंभ? अगला चलते हैं 19। निम्नलिखित सूफियों में से कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता था? दिया गया इसमें शाह अब्दुल अजील, शाह कलीमुल्लाह और मोहम्मद हम लोग चल रहे हैं। जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, गवर्नर जनरल थे कौन थे? तो कैनिन थे। यहाँ डलहौजी दिया है, लॉरेंस दिया है, कर्जन दिया है, तो कैनिन हो जाएगा। जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो गवर्नर जनरल कैनिन थे। कौन थे? जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो गवर्नर जनरल कैनिन थे।